सभी प्यारे दोस्तों का स्वागत है सार्थक कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि आप सभी प्यारे साथियों को पता है, हमारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 2024 की भर्तियों के लिए हमने एकलव्य सीरीज स्टार्ट की है, जिसकी क्लासेस काफी समय पहले स्टार्ट हो चुकी है। यदि आपने इससे पहले की क्लासेस नहीं देखी तो उनको अवश्य देख लें, उसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, आज जो हमारे पॉलिटी का टॉपिक है वो है प्रस्तावना। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? हम आज पढ़ेंगे प्रस्तावना यानी प्रियम्बल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे डिटेल से, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप इस क्लास को ध्यान से देखिए। ठीक है, तो चलिए बिना देर के हुए हमारी आज की पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले जो प्यारे दोस्त नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, दोस्तों में शेयर कर देंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में क्या क्या बात है और वे कहाँ से लिए गई हैं, हमने प्रस्तावना कैसे ली है। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों प्रस्तावना शब्द का मतलब जान लेते हैं। जो प्रस्तावना शब्द है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना या परिचय को संदर्भित करता है। मतलब प्रस्तावना जो है वो किसको संदर्भित करता है? भारतीय की संविधान, किसको दोस्तों? भारत के संविधान की प्रस्तावना भारतीयों को परिचित करती है। इसमें संविधान का सार निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र भी कहा जाता है। जैसे होता है ना दोस्तों पहचान पत्र, जैसे आप माई सेल्फ लिखते हैं तो वो क्या है दोस्तों? आपके लिए पहचान पत्र है। आपका पहचान पत्र तो माई सेल्फ या बायोडाटा। इसी तरह प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का क्या है दोस्तों? पहचान पत्र है। क्या है दोस्तों? पहचान पत्र है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, भारतीय संविधान का प्रस्तावना उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। उद्देश्य प्रस्ताव कौन लाया था? पंडित नेहरू लाए थे। ठीक है दोस्तों, जिसने पंडित नेहरू ने तैयार किया था और प्रस्तुत किया गया था तथा संविधान सभा द्वारा संगठित किया गया था। देखिए दोस्तों, मैंने आपको पहले बताया था पिछली क्लास में, आपने पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको याद होगा। उद्देश्य प्रस्ताव पंडित नेहरू द्वारा लाया गया। ठीक है दोस्तों, उसको क्या माना गया? उसी के आधार पर प्रस्तावना को प्रस्तुत किया गया और उसी को प्रस्तावना मान लिया गया। ठीक है दोस्तों, प्रस्तावना को सन 1976 के 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा, जिसको क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। किसको कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को क्या कहा जाता है? लघु संविधान कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे। द्वारा अनुरोध किया गया, जिसमें 3 नए शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से जोड़े गए दोस्तों? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। कौन कौन से जोड़े गए दोस्तों? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। ये आपको याद रखने, इंपोर्टेंट क्यों याद रखने? आपसे एग्जाम में पूछता है दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन कौन से 3 शब्द जोड़े गए। तो आपको याद रखना है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जोड़े गए। ठीक है दोस्तों, इतना आप याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। संविधान को क्या कहा जाता है? संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पहचान पत्र कहा जाता है। ये किसने पेश किया था? पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव के द्वारा इसका प्रस्तावना हुआ। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं दोस्तों प्रस्तावना की कुछ महत्वपूर्ण बातें। क्या जान लेते हैं दोस्तों? कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में जान लेते हैं। जैसे संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? संविधान की प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। उसके बाद दोस्तों प्रस्तावना के अनुसार संविधान के अधीन समस्त शक्तियों का केंद्र, बिंदु अथवा स्रोत भारत के लोग ही हैं। देखिए दोस्तों, संविधान क्या कह रहा है? संविधान के अधीन जितना भी संविधान, आपने संविधान की इमेज देखी होगी, उसका जो पहला पेज है उसमें लिखा हुआ है हम भारत के लोग। तो भारत के लोगों को जो प्रस्तावना है, भारत के लोगों के आधार पर संविधान की वो बनाया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप ये याद रखेंगे। प्रस्तावना में लिखित शब्द यथा हम भारत के लोग, देखिए दोस्तों लिख रहा है ना, इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या क्या बताया गया है? प्रस्तावना में लिखा है हम भारत के लोग, जो इस संविधान को अंगीकृत करते हैं, भारतीय लोगों की सर्वोच्च संप्रभुता का उद्घोष करते हैं, ये बताया गया है प्रस्तावना में। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है प्रस्तावना का न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। यह निर्णय यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल सन 1957 के निर्णय में घोषित किया। क्या दोस्तों? प्रस्तावना को न्यायालय में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। क्यों कि नहीं किया जा सकता? क्योंकि यह निर्णय सन 1957 में यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल के निर्णय में घोषित किया। क्यों कहा दोस्तों? इसके बाद ये कैंसिल हो गया दोस्तों। क्या हो गया? कैंसिल हो गया। आपको क्या याद रखना है? आपको ये विवाद याद रखना है। क्या याद रखना है? आपको ये विवाद याद रखना है, यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल, ये आपको विवाद याद रखना है। ठीक है दोस्तों, बरोडी यूनियन वाद हुआ, जिसमें सन 1960 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना और इसीलिए इसे संशोधन नहीं किया जा सकता। जब बरोडी में यूनियन विवाद हुआ
1960 में, तो सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना। अब जब संविधान का अंग नहीं होगा तो इसमें संशोधन कैसे कर लेंगे? संशोधन तो हम उसी में तो कर सकते हैं जो संविधान के भाग हैं, उन्हीं में तो संशोधन कर सकते हैं। लेकिन प्रस्तावना को तो संविधान ने क्या, सर्वोच्च न्यायालय ने क्या नहीं माना? प्रस्तावना को संविधान का अंग नहीं माना, तो उसमें संशोधन कैसे कर सकते हैं? लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में सन 1973 में कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अंग है, इसीलिए संसद इसमें संशोधन कर सकती है। क्या दोस्तों? संसद इसमें संशोधन कर सकती है। देखिए दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या हुआ? यूनियन ऑफ इंडिया बनाम मदन गोपाल विवाद हुआ सन 1957 में, जिसमें यह निर्णय लिया गया कि प्रस्तावना जो है वो न्यायालय में परिवर्तित नहीं की जा सकती। एक फिर बेरूडी यूनियन वाद हुआ 1960 में। सर्वोच्च न्यायालय में उसने कहा कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान का अंग नहीं है। अब भारतीय संविधान का अंग नहीं है तो उसमें संशोधन तो कर ही नहीं सकते। संशोधन तो हम उसी में तो कर सकते हैं जो भारतीय संविधान के अंग हो, लेकिन प्रस्तावना तो भारतीय संविधान का अंग ही नहीं है। फिर उसके बाद जब सर्वोच्च न्यायालय में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य विवाद हुआ सन 1973 में, तो उसमें संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना जो है वो संविधान का अंग है और इसमें संसद इसमें संशोधन कर सकती है। लेकिन क्या दोस्तों, इसी वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा संसद परिवर्तन तो कर सकती है लेकिन संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। मैं बताऊं दोस्तों आपको क्या कह रहे हैं। देखिए दोस्तों, संविधान सर्वोच्च न्यायालय ने ये तो कह दिया कि परिवर्तन तो कर सकते हो, संसद परिवर्तन तो कर सकती है, लेकिन इसके परिवर्तन से जो हमारा संविधान है उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। क्या दोस्तों? उसके मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ये आप याद रखेंगे। ये हो गई दोस्तों प्रस्तावना की कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको याद रखनी है। और ये जो विवाद है इनके तारीख भी आप याद रखिए, डेट भी आप याद रखिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलिए अब जान लेते हैं दोस्तों, अब जान लेते हैं जो हमने विदेशी स्रोत लिए, भारतीय संविधान के विदेशी स्रोतों के बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, आपको पता है हमारा संविधान अलग से तो बना नहीं है, हमने दूसरे देशों के कुछ प्रमुख संशोधन लिए, कुछ उनकी वो लिए प्रणाली, तो उनके लिए के और अपना कुछ लगा के तभी तो हमने संविधान बनाया है। तो उन्हीं के बारे में जान लेते हैं कि जो विदेशी स्रोत हैं उसमें से हमने क्या क्या लिया है। देखिए दोस्तों, भारतीय संविधान के अनेक देशी और विदेशी स्रोत हैं, लेकिन भारतीय संविधान पर सबसे अधिक प्रभाव किसका दिखता है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 का दिखता है। किसका दिखता है? भारतीय शासन अधिनियम 1935 का दिखता है। ठीक है दोस्तों, आपको याद क्या रखना है? देखिए दोस्तों, हमने बहुत सारे देशों से कुछ ना कुछ लिया है। क्या दोस्तों? कुछ ना कुछ लिया है उनके संविधान से, लेकिन हमारा जो संविधान है उसमें 70% भाग जो है वो भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। किससे लिया गया? भारतीय शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है दोस्तों, अब जान लेते हैं जो विदेशी स्रोत हैं उनके बारे में। सबसे पहले जान लेते हैं ब्रिटेन से लिए गए उपबंध। हमने ब्रिटेन से क्या क्या लिया है? तो दोस्तों क्या लिया है? एक तो संसदीय शासन लिया है। क्या दो लिया है दोस्तों? संसद में जो शासन होता है वो लिया है। बहुल मत प्रणाली लिए, विधि के समक्ष क्षमता लिए, विधि निर्माण प्रक्रिया लिए, रिट या आलेख लिए, राष्ट्रपति का अभिभाषण लिया है, एकल नागरिकता लिए और नाभिनान संबंध लिया है। तो आपको ये सब याद रखने, मैं बताऊं आपको क्या क्या याद रखने। देखिए दोस्तों, आपको याद रखने एकल नागरिकता हमने कहाँ से ली है, तो आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, इसलिए मैं आपको इंपोर्टेंट नोट करा रहा हूँ। आप अपनी नोटबुक में इनको इंपोर्टेंट नोट करके नोट कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, या आप अभी इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर लीजिए दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाके, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। ठीक है दोस्तों, वहां जाके आप इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको याद क्या क्या रखना है? एकल नागरिकता हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिए। राष्ट्रपति का अभिभाषण हमने कहाँ से लिया? तो आप बताएंगे ब्रिटेन से लिए। हमने रिट कहाँ से लिए? जो सर्वोच्च न्यायालय जो रिट जारी करता है ना दोस्तों, हाई कोर्ट जो रिट जारी करता है, वो हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। ठीक है दोस्तों, विधि निर्माण प्रक्रिया हमने कहाँ से लिए, यानी कानून बनाने की प्रक्रिया हमने कहाँ से लिया? तो ब्रिटेन से लिए। कहाँ से लिए? ब्रिटेन से लिए। ठीक है दोस्तों, विधि के समक्ष क्षमता कहाँ से लिए? हमने ब्रिटेन से लिए। और ये आपको याद रखना है, संसदीय शासन हमने कहाँ से लिया? ब्रिटेन से लिया। तो आपको इतनी सारी चीजें याद रखनी है। तो आपको याद क्या क्या रखना है ये मैंने आपको बता दिया। ठीक है दोस्तों, इंपोर्टेंट नोट कर लिया? बिल्कुल कर लिया होगा। आगे चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, हमने अमेरिका यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया है। ठीक है दोस्तों, तो हमने अमेरिका से क्या क्या लिया है? संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है मूल अधिकार लिए। क्या लिया दोस्तों?
मूल अधिकार लिए यानी फंडामेंटल राइट लिए, उसके बाद न्यायिक पुनर्वलोकन लिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाते कैसे हैं वो लिया है, निर्वाचन राष्ट्रपति का जो निर्वाचन है वो कैसे होता है वो लिया है, उपराष्ट्रपति का पद लिया है, विधि के समान संरक्षण लिया है, स्वतंत्र न्यायपालिका लिया है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम लिया है, संविधान की सर्वोच्चता लिए है, वित्तीय आपात लिए और उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया लिए। तो आपको याद क्या क्या रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ। देखिए दोस्तों, आपको याद रखना है मूल अधिकार हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। न्यायिक पुनर्वलोकन कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया कहाँ से लिए, हमने अमेरिका से लिए। राष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया है, निर्वाचन की विधि कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। उपराष्ट्रपति का पद कहाँ से लिया, अमेरिका से लिया। विधि का संबंध संरक्षण कहाँ से लिया, हमने अमेरिका से लिया है। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र न्यायपालिका हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। और ये आपको याद रखना है, वित्तीय आपात हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से लिए। ठीक है दोस्तों, एक आपको ये भी याद रखना है, उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की जो प्रक्रिया है वो हमने कहाँ से लिए, अमेरिका से ली है। ठीक है दोस्तों, इतना याद रखेंगे, बिल्कुल याद रखेंगे। आगे चलें, चलिए आगे चलते हैं। अब जान लेते हैं दोस्तों, हमने सोवियत संघ यानी यूएसएसआर जो अब वर्तमान में रूस है, क्या दोस्तों, जो अब वर्तमान में रूस है, उसको पहले क्या कहते थे, पहले यूएसएसआर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, तो हमने सोवियत संघ से क्या क्या लिया है दोस्तों, सोवियत संघ से मूल कर्तव्य लिए। क्या लिए, मूल कर्तव्य लिए, फंडामेंटल ड्यूटीज लिए। और क्या लिया है दोस्तों, पंचवर्षीय योजना लिए। क्या लिए, पंचवर्षीय योजना लिया। और क्या लिया है दोस्तों, कनाडा के संविधान से हमने क्या क्या लिया, ये सब आपको याद रखना है, तो थोड़े थोड़े आप याद रख सकते हैं। कनाडा से हमने क्या क्या लिया, कनाडा से राज्यों के संघ लिए, संघीय व्यवस्था लिए, राज्यपाल की नियुक्ति विशेष प्रक्रिया लिए, राज्यपाल द्वारा विधेयक राष्ट्रपति के लिए आरक्षित रखना, ये भी हमने लिया है। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने क्या क्या लिया है दोस्तों, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है, समवर्ती सूची का प्रावधान लिया है, प्रस्तावना की भाषा ली है, संसदीय विशेषाधिकार लिए, व्यापारिक वाणिज्य और संगम की स्वतंत्रता ली है, केंद्र व राज्य के मध्य शक्तियों का विभाजन एवं संबंध लिए। तो आपको याद रखना है ये वाला, इसमें क्या याद रखना है, प्रस्तावना की जो हमने भाषा है वो कहाँ से ली है, तो आपको बताना है ऑस्ट्रेलिया से लिया। कहाँ से लिए, ऑस्ट्रेलिया से हमने इसकी भाषा ली है। ठीक है दोस्तों, क्लियर हुआ, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है दोस्तों आयरलैंड। आयरलैंड से हमने क्या क्या लिया, मोस्ट इंपोर्टेंट नोट करेंगे, आयरलैंड से हमने लिया ट्रिपल स्टार बना लीजिए दोस्तों। क्या लिया है दोस्तों, आयरलैंड से हमने लिया राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी। ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है कि हमने डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिए, तो आप बताएंगे आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। ठीक है दोस्तों, आपातकालीन उपबंध कहाँ से लिए, हमने आयरलैंड से लिए। कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए। राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली कहाँ से लिए, आयरलैंड से लिए। और राज्यसभा में मनोनीय जो होते हैं ना, कला विज्ञान साहित्य समाज से, जिसको राष्ट्रपति निर्वाचित करता है 12 ऐसे सदस्यों को, वो कहाँ से लिए हमने दोस्तों, आयरलैंड से लिया। कहाँ से लिया, आयरलैंड से लिया है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है जापान। जापान से हमने क्या लिया है दोस्तों, जापान से हमने लिया है दोस्तों अनुच्छेद 21 की शब्दावली, विधि की स्थापित प्रक्रिया, जो हमने लिए कहाँ से, जापान से लिए। ये आप इतना इंपॉर्टेंट नहीं याद रखेंगे, बाकी आप देख लेंगे। दक्षिण अफ्रीका से हमने क्या लिया, संविधान संशोधन की प्रक्रिया लिया। ट्रिपल स्टार बना लीजिए दोस्तों एक और बार, संविधान संशोधन की हमने प्रक्रिया कहाँ से लिया, तो आप बताएंगे दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका से लिए। ठीक है दोस्तों, राज्य विधानमंडल द्वारा राज्य विधानसभा में अनुमानित प्रतिनिधि कहाँ से लिए, हमने दक्षिण अफ्रीका से लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चले, आगे जान लेते हैं दोस्तों। जर्मनी से हमने क्या लिया, जर्मनी से लिए हैं दोस्तों आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति को मूल अधिकारों को निलंबन संबंधी शक्तियां, जब आपातकाल लगता है ना दोस्तों, तो उसमें हमारे फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं उनके निलंबन संबंधी जो शक्तियां हैं उसको राष्ट्रपति की हमने जर्मनी से ली है। कहाँ से लिए, जर्मनी से ली है। नेक्स्ट है दोस्तों फ्रांस के। फ्रांस के संविधान से हमने क्या लिया, फ्रांस के संविधान से हमने गणतंत्र लिया है और हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुता की भावना ली है। जो हमने ही नहीं, सिर्फ संपूर्ण विश्व ने फ्रांस से ये लिए। क्या दोस्तों, हमने ही नहीं, संपूर्ण विश्व यानी पूरे वर्ल्ड ने किससे लिए, फ्रांस से लिए। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। मुझे उम्मीद है दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। यदि आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपने ओपिनियन अवश्य बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको कुछ समझ में आया या नहीं आया। यदि आप हमसे कुछ और चाहते हैं तो वो भी बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी। इस क्लास की पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में
दे दी है। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपना रिवीजन अवश्य करते रहिए। ठीक है दोस्तों, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे और नोट्स नहीं बनाएंगे तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, तो नोट्स भी बनाते रहिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।